हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मेरे साथ इस ई क्लासरूम में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का अगला पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसके अंदर आज सबसे दो क्रूशियल इवेंट्स हम पढ़ने वाले। पहला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, दूसरा इज क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले तो मैं क्रेब्स साइकिल की शक्ल दिखाता हूँ। बेटा ये है क्रेब्स साइकिल की पूरी शक्ल, जो मैंने थोड़ी सी बिगाड़ रखी है और अब वापस से खूबसूरत हो गई है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बिल्कुल आपको एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ये दिखाई दे रहा है। इसकी तुम्हें कुछ बेहतर और सुंदर सी शक्ल दिखाता हूँ। इसकी सुंदर सी शक्ल देखो, ये अब दिखाई दे रहा है। पर इस दिखाई देने में ना आपको कुछ चीजें पक्का दिख रही होंगी। सिट्रेट, ओके, एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइमेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटेट। ठीक, तो तुमने शक्ल देख ली। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भैया कौन से स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये बताना है। फिर कौन से स्टेप में पानी अंदर जा रहा है, ये बताना है। FADH2 कौन से स्टेप में बन रहा है, NADH2 कौन से स्टेप में बन रहा है, GTP कौन से स्टेप में बन रहा है, किससे किस कौन से रिएक्शन में हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? 4 कार्बन का मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा, इनमें से 4 कार्बन का प्रोडक्ट कौन सा है या 5 कार्बन का प्रोडक्ट कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस साइकिल में से मल्टीपल बनाए जा सकते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा ये सारे के सारे स्टेप्स, इनके नाम। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा आपके पास फाड़ू मतलब FADH2 को फाड़ू, NADH2 को नाड़ू, यही बोलोगे। ठीक है, याद करने का बढ़िया सा तरीका। मैं पूछता हूँ फाड़ू कहाँ बना, तो तुम कहोगे कि सर ये फाड़ू बना सक्सिनेट से फ्यूमारेट के बीच में। When the reaction goes from succinate to fumarate, फाड़ू is formed। फाड़ से फाड़ू बन गया। अगर आप अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी जा रहे हो तो यहाँ पे बन गया नाड़ू। नाड़ू आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट में भी बना। तो ये क्वेश्चंस बेटा मैंने आपसे पूछने हैं, तो इन क्वेश्चंस का जवाब देना है ये क्रेब्स साइकिल देख के। क्या आप मेरी बात क्लियर कर पा रहे हैं? आपको अच्छे से समझ आ रही? ये इसकी मेन बात है, इस लेक्चर की मेन बात है। तो आओ इस लेक्चर को अप्रोच करते हैं, समझते हैं पूरी की पूरी गेम क्या है। और एरोबिक रेस्पिरेशन को याद करने का सिंपल सा ट्रिक, देखने में बहुत भयंकर लग रही है सिट्रिक एसिड साइकिल, लेकिन याद ऐसे कराऊंगा कि मतलब मजा आ जाए। अगर क्लास में होते ना तुम लोग दक्षिणा में, तो मतलब यार मतलब मजा आ जाता। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इतना बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन, टिप्स पे कैलकुलेशन आ जाती है। मतलब एकदम चीख फाड़ते हैं ना, कपड़े फाड़ते हुए बाहर निकलोगे, मतलब सॉरी, मतलब बहुत खुशी से बाहर निकलोगे, इतना मजा आ जाता है। ऐसा हो जाता है, बहुत बढ़िया चैप्टर, मजा आ जाता है। गेम क्या है कि पॉइंट इज ग्लाइकोलिसिस के बाद किस्मत क्या हुई। थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि ग्लाइकोलिसिस हो गया। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलता हूं मैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस वर्ड यहाँ से हटा रहा हूँ। पार्शियल ऑक्सीडेशन वर्ड ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी यही वर्ड लिया, तो हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीजन अगर अनअवेलेबल होता है तो हमारे पास एक स्टेप होता है जिसको ऑक्सीडेशन, ये वाला ऑक्सीजन अनअवेलेबल, तो हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। इतना हम समझ सकते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और याद करो, अगर मैं मसल्स की बात करूं तो याद है मसल्स में कोरी साइकिल होती है लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, ये वैसे चलती थी। अब हम स्टेप फॉरवर्ड में जा रहे हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन इज डन, कंप्लीट, लास्ट वाले लेक्चर में हो गया। हम इस वाले की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होगी, यानी ये दोनों स्टेप में निपटने। और बेटा क्रेब्स साइकिल के बाद अभी तक तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाला काम होना है। समझते हैं मेरी बात? सिंपल है। तो इस बात में एनसीईआरटी किस तरीके से हमें पूरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, एनसीईआरटी कैसे कॉम्प्लिकेटेड भाषा में आपको ये वाली बात कहेगी, उसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ समझते हैं। देखो, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, पॉइंट है सबसे पहला ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अभी तक ग्लाइकोलिसिस को जो आपने करवाया, ये सारा का सारा ग्लाइकोलिसिस बेटा कहाँ पर हुआ? ये ग्लाइकोलिसिस जितना प्रोसेस था, दिस हैपेंड विद इन द साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो गया, तो इतना काम अपना चल पड़ा।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस के बाद जो स्टेप होता है हम उसको कहते हैं कि जी आगे जितना भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो ये प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का बनता है, क्या नाम था प्रोडक्ट का? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो बनता है बेटा, उसको उठा के मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो तब जाके वहाँ पे प्रोसेस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके ऊपर सारा का सारा रिएक्शन वगैरह होते हैं, और तब जाके हमारा इफेक्टिवली काम बनता है। देखते रहो। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. यानी साइटोप्लाज्म से पायरुवेट को उठाया और माइटोकॉन्ड्रिया में डाल दिया। The crucial events in the aerobic respiration, एरोबिक रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट इवेंट्स ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। The complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide. मैं मल्टी स्टेप रिएक्शन करता हूँ, एक पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता हूँ। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखना। पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन है? 3। तो ये 3 कार्बन जो है उनमें से एक एक करके इस तरीके से मैंने कार्बन सारे के सारे बाहर निकाल दिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आओ देखते हैं कि एनसीईआरटी में कहीं पे निकल रहा है, दिख रहा है। एक पायरुविक एसिड है और रिएक्शन में से एक पायरुविक एसिड से आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, और इधर ये 2 कार्बन का ये है, 1 कार्बन का ये है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इक्वेशन तो बैलेंस है। एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, निकल गया, उड़ गया मतलब निकल गया, बचे 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना बेटा, इस वाले रिएक्शन के बाद ये घुस जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। कहाँ घुस जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में जब घुसता है तो अब आपको यहाँ पे क्रेब्स साइकिल कहानी देखो। कितने कार्बन डाइऑक्साइड मुझे भी बाहर निकालने? देखो, एक पायरुवेट में 3 कार्बन थे, अब तीनों कार्बन को मुझे बाहर फेंकना है, तो मैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करूँगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और ये तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मैं निकाल चुका हूँ। कितने पायरुवेट से? एक पायरुवेट से। इस लाइन को दोबारा पढ़ो। ये लाइन क्या कहती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, एक पायरुवेट की बात कर रहा है, बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स, लीविंग 3 molecules of CO2 फ्रॉम 1 पायरुवेट। कहानी क्लियर? तो अगर पायरुवेट से आप इस तरीके से 3 molecules of CO2 निकाल रहे हो, तो कैसे निकालते हो? अगर मैं इसकी बात करूं, पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे एक CO2 निकलता है और यहाँ पे 2 CO2 निकलते हैं, और इसके इफेक्ट में 1 पायरुवेट से ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक पायरुवेट से ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है। बोलो, बात क्लियर हुई? सिंपल था, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं ना? मस्त समझ आ रहा है? यहाँ पे आप अभी पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट पढ़ चुके हो। अब दूसरा पार्ट पढ़ना है। The passing on the electrons removed as part of hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneously synthesis of ATP। ये स्टेटमेंट ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा पास डाउन। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा वाला पास डाउन कि आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि एक को भूख लगी है, उसने फिर अपने ज़्यादा भूख वाले को दे दिया, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास डाउन हो रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पास डाउन होते हैं, एक से आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास डाउन होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें एक पूरी चेन बन गई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे पास डाउन करता है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आगे पास डाउन करता है तो पता नहीं कैसे बट ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ये पढ़ के, मतलब
आपको अभी समझाने के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपके दिमाग में कोई आइडिया डाल रहा हूँ कि ये पढ़ के एग्जैक्टली ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पता नहीं अजीब अजीब सी बात कर रहा है, बस मुझे समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इस वजह से एटीपी बन गया। समझ गए? तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के कुछ दिमाग पे जोर डालें, क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नाड़ू एंटर करता है और आपके पास यहाँ से क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? मैंने ये आपको पोर्शन बताया था कि नहीं बताया था? ये बिल्कुल बताया था कि नाड़ू एंटर करता है और एटीपी बाहर आ जाता है। एक नाड़ू से 3 एटीपी बाहर आ जाते हैं। यस बेटा, अगर सोचिए कि आप इमेजिन करो, खुद का दिमाग लगाओ, ये मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ना कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को अच्छे से जकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पूरा पोर्शन आपके लिए इतना बेहद आसान हो जाएगा कि मतलब मजा आ जाएगा। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपके पास कहीं पर नाड़ू है, तो नाड़ू जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो बेटा क्या बनाते हैं, NAD पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन। ये नाड़ू के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं। नाड़, H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, नाड़ू टूटा और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और 2H पॉजिटिव दिए। ठीक, तो नाड़ू जहां पर पे H, उसके आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इतना समझ आ रहा है आपको? समझते रहना, अभी डिटेल क्यों, कहाँ, कैसे काम आएगी अब समझाता हूँ। तो नाड़ू जो था वो ETS में गया और नाड़ू ETS में गया, उसने H पॉजिटिव दिया और इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन जो नाड़ू से निकले वो ETS में घूमे और ETS में घूमने से कुछ हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब लाइन पढ़ो। द पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, देखो मैं इन दोनों को मिला के हाइड्रोजन कह सकता हूं। जब नाड़ू ने अपना हाइड्रोजन निकाला तो हाइड्रोजन H2H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो अब पढ़ो लाइन को। The passing on electrons removed as part of hydrogen atoms to molecular oxygen। ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये वाले जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं ETS के अंदर और ETS के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। आप कंसेप्ट की बारीकी को पकड़ो, कितनी सिंपल तरीके से मैं लाइनों को आपके सामने क्लियर करते जा रहा हूँ। आप उनको समझते जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, उनको समझते जाएंगे, आपके लिए पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट आसान हो जाएगा। अच्छा मेरी बात बेटा एक बार सुनना, आप लाइव क्लास में नहीं हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मुझे ये समझ तो पक्का आएगा अगर आपने ध्यान से सुना, ये बात 100% गारंटी है, मेरा पता है। मैं आपको आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि समझ लो कि आपने क्लास देखी और देखते देखते क्या हुआ, कभी कभी बिल्कुल पॉसिबल होता है किसी ने मम्मी ने आवाज़ मार लिया, किसी ने घर पे आवाज़ मार लिया, पीछे से शोर आ रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस कर दी, या दिमाग में एकदम कोई और थॉट आ गया। तो ऐसे टाइम के लिए आप क्या करोगे, आप वीडियो को कुछ सेकंड्स पीछे करोगे, ऐसे एकदम सर हिला के नहीं, गलती, वापस फोकस करना है। वीडियो को कुछ सेकंड्स पीछे किया, दोबारा सुनो। ये जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ ना ETS वाला, जिसको नहीं समझ आए वो अपनी वीडियो को 1-2 मिनट पीछे कीजिए और वहां से दोबारा सुनिए। अगर बेटा ऐसे करोगे आप लोग, आपको इतना मक्खन की तरह कुछ चैप्टर समझ आएगा ना कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि नाड़ू क्या करता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, नाड़ू से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं ETS में, और ETS में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बेटा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप कोई सोर्स देते हो तो वो कहीं छोड़ के भी तो आएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पे आपके पास एक ट्रक है, समझ लो एक ट्रक है, तो ट्रक में सामान डालोगे, ट्रक चलेगा और सामान कहीं उतारेगा भी, तो जाहिर सी बात। तो आपने नाड़ू से लिया सामान, इलेक्ट्रॉन, और ट्रक में डाल दिया जो हमारा ETS है। ये ट्रक चलता गया और कहीं तो ये अपना सामान निकालेगा। तो जो ट्रक के पास इलेक्ट्रॉन था ना, ये ट्रक ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। ट्रक ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया। तो ये ऑक्सीजन जो भैया है, समझ लो ऑक्सीजन भैया इलेक्ट्रॉन नहीं लेते तो ट्रक कभी अपना दोबारा काम कर सकता है नहीं। यानी ट्रक का काम कंप्लीट हो,
ऊपर से एक तरफ से सामान उठाया, दिल्ली से सामान उठाया, आगरा में सामान डालना है, तो दिल्ली से सामान उठा के आगरा तक आया। अब आप आगरा में सामान ऑफलोड ही नहीं करते, निकालते नहीं हो, क्या वापस ट्रक जाके दिल्ली जाके अपना काम दोबारा कर सकते हैं, दोबारा सामान ला सकते हैं? नहीं। इसलिए ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत, अब मतलब मैं ऐसा कहूंगा, अगर ऑक्सीजन है आगरा में तो ही तो इलेक्ट्रॉन उतरेंगे, तो ही तो सामान ट्रक से निकलेगा, तो ही तो आगे दोबारा प्रोसेस चल पाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि ऑक्सीजन है ही नहीं तो कभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं। क्या ट्रक दोबारा वापस जाके अपना काम कर पाएगा? नहीं। अब आप पूरे प्रोसेस में देखो, जब आपने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किया, क्रेब्स साइकिल किया, इन दोनों में कोई डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं है। आप ईटीएस में आते हो तो ईटीएस के पूरे प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मिलता है एकदम एंड में। एंड में यहाँ पर ऑक्सीजन एकदम आपको यहाँ मिलेगा, और मैं कहता हूँ कि ये एंड में बैठा हुआ ऑक्सीजन क्या करता है, आते हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करता है, और ट्रक खाली होता है और ट्रक दोबारा आगे से इलेक्ट्रॉन लाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? पक्का? तो अब इस पूरे प्रोसेस को एरोबिक इसलिए बोला क्योंकि इस प्रोसेस में अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन पकड़ के अपने पास रखना, ये जो ऑक्सीजन ने काम किया, अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो ना कभी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता, ना कभी क्रेब्स साइकिल होती, और ना ही कभी ईटीएस चलता। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? दोबारा बात बोल रहा हूँ कि हम इस पूरे प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन होना चाहिए। कहाँ यूज होता है ऑक्सीजन? यहाँ पे ईटीएस के एंड में। ईटीएस के एंड में ऑक्सीजन जो यूज होता है, कैसे बेटा? ऑक्सीजन यहाँ पे आते हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर ऑक्सीजन कभी ना होता तो इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट ना होते, कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना होते तो ये रिएक्शन कभी चल नहीं पाता। समझ पा रहे हो मेरी बात? पक्का क्लियर हो रहा है? पक्का डन? समझ आ रही है मेरी बात? ये वाला प्रोसेस है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा, ये वाली बात तो हम ईटीएस में देखेंगे, उसके साथ कैसे रिएक्शंस होगा ये वाली बात हम ईटीएस में देखेंगे। जरा यहाँ पे एक आखिरी वाले वर्ड पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। कहता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट कर लेता है, और इसके साथ साथ एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। ये प्रोसेस का कहाँ मिल रहा है? ईटीएस के अंदर। बोलो बात आपको क्लियर हो रही है? लाइनें बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 थी, बट इन लाइनों के अंदर जो बसी हुई स्टोरी थी वो कितनी ज़्यादा सही है, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कितनी ज़्यादा मज़ेदार है, ये आपको अभी समझ आ गया। मज़ा आया ना? तो आगे देखो, आगे इस पूरे पोर्शन को हम प्रोसेस को करते हैं, एक एक करके निपटा देंगे। ज़बरदस्त है, आसान है। What is interesting to note that is that the first process takes place in the matrix of mitochondria। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल है, ये लेता है, ये कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है, तो कहाँ पर ये वाला प्रोसेस, ये दोनों रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया while the second process is located on the inner membrane of mitochondria। यानी अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में इस तरीके से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, आपको याद है? इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और जो वेवी बनाई है वो इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच में जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ये हो गया मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास TCA का मतलब क्रेब्स साइकिल होता है, अभी सीख जाओगे, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों यहाँ होते हैं, और इसके अंदर आपके पास क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETS। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं ना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है। कैसे बनाता है बेटा? इन दोनों प्रोसेस की, इसकी मदद से और इसकी मदद से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बात हुई अच्छे से क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं? अब आप आगे देखो। What is interesting to note that the first process takes place in the matrix of the mitochondria while the second process is located on inner membrane of mitochondria। ये बात हमें आगे समझ। Pyruvate which is formed by glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters the mitochondrial matrix undergoes। जैसे पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन।
इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। समझाऊंगा इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस। इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक एसिड को आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल को एंजाइम में CO2 और नाड़ के अंदर। समझो इस बात को, नाड़ू के अंदर, सॉरी इट क्या कहाँ चला गया, दोबारा पढ़ते हैं। Pyruvate, which is formed by glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions. This reaction is catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD and coenzyme। याद रखना NAD अपने आप में एक कोएंजाइम है, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, और कोएंजाइम है ये दूसरा कोएंजाइम है। इन दोनों की जरूरत होती है पायरुविक एसिड को इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन की जरा डिटेल्स को हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब आप इस वर्ड को जरा एनालाइज करेंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है क्या? अगर मैं कहीं पे ऑक्सीडेटिव बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात बेटा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहा हूँ तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। तो इस प्रोसेस में क्या है, कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। और इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड था 3 कार्बन का, उसके साथ कोएंजाइम A और मैंने NAD लिया। तब ये NAD क्या करता है, ये पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकाल लेता है। क्या निकालता है? पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन। ऑक्सीडेटिव वाला काम हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेटिव वाला काम हुआ। इसने NAD ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो NAD ने हाइड्रोजन को निकाला और अपने पास रख लिया, तो देखो यहाँ पे नाड़ू बन गया कि नहीं बना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन का भी होना था। डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2। पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का, अगर इसमें से मैं अगर निकाल लेता हूँ पायरुविक एसिड से 1 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, बन गया। तो जो बचे हुए 2 कार्बन हैं वो इससे कोएंजाइम A से जुड़ते हैं और बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। जो 1 कार्बन निकला था वो CO2 बन जाता है, और जो हाइड्रोजन इसमें से निकले थे वो इसके साथ जुड़ के नाड़ू बना लेते हैं। ये किसके साथ हुआ? एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ। एक मॉलिक्यूल इस तरीके से पायरुविक एसिड कैसे रिएक्ट करता है और ऐसे काम करता है। बात क्लियर हुई? अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। इस पूरे के पूरे रिएक्शन को देखी जाए तो बेटा ये रिएक्शन एक पायरुविक एसिड के साथ हो रहा है, 1 पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड के साथ ऐसा वाला रिएक्शन हो, यानी 1 पायरुविक एसिड इज इक्वल टू 1 नाड़ू। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक पायरुविक एसिड 1 नाड़ू। ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2। 2 पायरुविक एसिड यानी कितने नाड़ू हुए? टेक्निकली 2 नाड़ू बनने चाहिए अगर हम एक ग्लूकोज की बात करते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्रेब साइकिल। तो देखो यार, अब ये सारा गेम चलेगा अपना क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, एक रीडिंग करा के दिखाता हूँ, और उस रीडिंग के मुताबिक हम देखते रहेंगे कि क्रेब साइकिल एग्जैक्टली कैसे चलने वाला है और क्या क्या चीज़ें हम लोग क्रेब साइकिल में करेंगे। सारे का सारा गेम एक साथ में आसानी से समझेंगे। क्या कहते हैं कि ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो। ये एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन कंपाउंड, तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो गया। इतनी बात यहाँ पे हम समझते हैं कि डन। अब देखो इसके आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, पढ़ते हैं NCERT। दिस एसिटाइल कोएंजाइम A, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम बना है, इट देन एंटर्स अ साइक्लिकल पाथवे। ये गोल गोल पाथवे के अंदर एंटर करता है। उस पाथवे को कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बेटा क्या नाम है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाम देख लो, शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा है? TCA। इस बात पे बहुत फोकस करना। इस पाथवे को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कह सकते हैं, जिसको कॉमनली कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्योंकि साइंटिस्ट हैंस क्रेब जिन्होंने इसके बारे में सारी की सारी डिटेल दी थी। तो अब क्या हुआ, शुरू से ग्लूकोज बना पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है और
पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किस चीज़ के अंदर, इन TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी इसको हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल, इसके अंदर जाके ये पार्टिसिपेट करता है। अब कैसा गेम है कि मुझे आपको पूरा का पूरा ये क्रेब्स साइकिल सिखाना है, समझाना है, पूरी बात बताना है। तो बेटा इस क्रेब्स साइकिल को अगर आप देखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो क्रेब्स साइकिल कुछ इस तरीके से, देखो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब साइक्लिकल पाथवे में एंटर करना चाहता है। अब याद करो जैसे C3 साइकिल भी साइक्लिकल पाथवे था ना, ये भी। तो इस साइक्लिकल पाथवे में 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये हमारे पास पहले से पड़ा है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ दोनों करते हैं बाइंड। जब दोनों बाइंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनता है। इधर 2 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो मिलके 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे। समझिए इतनी बात। अब सिट्रिक के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सक्सिनिक एसिड, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं यहाँ पे, फिर मैलिक एसिड, और एनसीईआरटी ने 3 से 4 आपको दिखाए और कह दिया कि इनमें काम बन जाएगा। बट आई विल से कि बेटा यहाँ पे इसमें काम नहीं बनेगा, आपको डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा, आपको इसके इंटरनल इंटीरियर वाली डिटेल्स के अंदर घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आओ देखो यहाँ पे ज़रा फोकस करो। TCA starts with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। पहला सेंटेंस डन। यानी अब जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे वाटर भी ज्वाइन करेगा, तब जाके आपके पास सिट्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। तो अगर मैं इस रिएक्शन की डिटेल्स यहाँ लिखता हूँ तो मुझे ऐड करना चाहिए, यहाँ पे ऐड होता हुआ वाटर। क्या आप मेरी बात ये वाली समझ सकते हैं? अब यहाँ पे समझते हैं कि इधर क्या चीज़ ऐड हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है। इतना डन हुआ। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट हैं दे रखे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोल रखा है, यहाँ पे आपको डिहाइड्रोजनेशन थोड़ी देर में बोलेगा यहाँ पर कि साइकिल के अंदर आप जैसे ऑब्जर्व करते रहते हैं कुछ GTP करके कुछ बन रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रिडक्शंस हो रही हैं, कुछ ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस तरीके से ना मेजर रीजनरेशंस हो रही हैं। कुछ ये मेन पॉइंट्स, इन मेन पॉइंट्स को ना हम सम अप करते हैं और सम अप करते हैं। स्टार्ट अभी किया नहीं है, अभी क्रेब्स साइकिल आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, बट मैं आपको क्रेब्स साइकिल की फंडामेंटल रिएक्शंस को याद कराने का शॉर्टकट बताने वाला हूँ। वो आप शॉर्टकट समझेंगे आज, तो शॉर्टकट को फिनिश ऑफ करेंगे, फिर हम क्रेब्स साइकिल में आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट को बेटा किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले शॉर्टकट होता है ये, इस शॉर्टकट को आप कहोगे CD रोडो डी, O के ऊपर D लगा के देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा और आपके लिए अच्छे हिसाब से लिख देता हूँ, CD रोडो डी O। आप मेरे साथ साथ बोलोगे CD रोडो डी O। समझिए मेरी बात। यहाँ पे C का मतलब क्या हुआ? कंडेंसेशन। बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी अगर मैं कंडेंसेशन कहूँगा तो कंडेंसेशन वाटर का एडिंग, देखो +H2। D फॉर पहला D, इसका मतलब डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना, याद रखना, पहला D डिहाइड्रेशन। फिर R फॉर रीहाइड्रेशन, दोबारा जो पानी निकला था वो दोबारा ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा ऑक्सीडेशन। आप खुद का दिमाग लगाइए, कहीं पर अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमेशा क्या ऐड होगा? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बेटा हमेशा और हमेशा आपको जो देखने और समझने को मिलेगा कि हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप कहीं नाड़ू बना रहे हैं तो आप सोचो नाड़ू बनाते कैसे हो? आपके पास ये NaDH2 बनाना है, तो कैसे बनाओगे? आप NaD पॉजिटिव लोगे प्लस हाइड्रोजन को ऐड करोगे, तब जाके आपके पास नाड़ू बनेगा। तो मैं ये हाइड्रोजन कहीं से तो लेके आऊँगा। अगर मैं हाइड्रोजन, मेरा X कंपाउंड था जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, और हाइड्रोजन मैं यहाँ डोनेट कर देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस X कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। ऑक्सीडेशन हुआ ना, इसलिए अगर आपके पास वर्ड है ऑक्सीडेशन यानी नाड़ू का बनना। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर O आया ऑक्सीडेशन, अब देयर D फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा D मतलब रिमूवल,
कार्बोक्सिलेशन कार्बन, तो अगर मैं कार्बन को रिमूव कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे हम वर्ड क्या टर्म करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इतना समझ पाए? व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैंने कार्बन को एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप को जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओ और डी को साथ लिखते हैं ना, क्यों लिखा? सी डी रोडो डी, रोडो डी ओ हो। तो ओ के ऊपर मैंने डी ऐसे लिख दिया था, इसका मतलब मैं ओ और डी को साथ लेके चलूँगा। और जब भी ओ आता है इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और डी आता है इसका मतलब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब इसका नाम होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। स्टेप का नाम 2 है बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन का ऐड या हाइड्रोजन का रिमूव, उससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के रिमूवल से नाड़ू बन रहा है। और डीकार्बोक्सिलेशन में हमें हमेशा पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अब सी डी हो गया, रोडो डी ये भी हो गया। अब पोहो देखो, पी फॉर फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन के अंदर मैंने तुम्हें बताया, फोकस करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। फॉस्फोराइलेशन के अंदर आप हमेशा क्या चीज़ बनाते हो, एटीपी बनाते हो। स्टेटमेंट सही है ना? आप फॉस्फोराइलेशन कर रहे हो यानी एटीपी बना रहे हो। बेटा जैसा एटीपी है तो एटीपी का भाई बहन होता है जीटीपी, इसी के जैसा होता है टीटीपी, इसी के जैसा होता है सीटीपी, इसी के जैसा होता है यूटीपी। हमने ये ए टी जी सी ये सब देखा है ना हमने डीएनए के अंदर। तो ए से एटीपी, टी से टीटीपी, जीटीपी, सीटीपी सब बराबर होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास क्रेब्स साइकिल के अंदर एटीपी नहीं बनता है, जीटीपी बनता है। और कभी भी जीटीपी बने, याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास कहीं पर भी जीटीपी बने वो वैसे ही बनेगा जैसे एटीपी बना था। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जीटीपी किसी भी वक्त एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और एटीपी किसी भी वक्त जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी टेंशन के। यानी जीटीपी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एटीपी। यानी अगर जीटीपी है तो उसका मतलब आप हमेशा समझेंगे कि अगर कोई चीज़ जीटीपी है तो यानी एटीपी ही है, क्योंकि दोनों इंटरकन्वर्जिबल बड़े आसानी से होते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अगर आपके पास फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी बनना, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब जीटीपी बनना भी हो सकता है। और क्रेब्स साइकिल में बेटा यहाँ पे जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो वहाँ पे जीटीपी बनता है। डन। नेक्स्ट ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे नाड़ू का भाई बनता है फाड़ू। क्या? नाड़ू का भाई बनता है फाड़ू। ये किस चीज़ के अंदर? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बनता है। इतना क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पीओ और एचओ, पोहो हमें याद करना है। एच का मतलब है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में हमेशा वाटर ऐड होता है। तो विद ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास पूरा गेम क्या है तो आप कहोगे सी डी रोडो डी पोहो। कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन अगेन। समझ गए? तो अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन की बात समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, समझ सकते हैं? आपके पास 4 जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा इस वाली ऑक्सीडेशन में बनता है फाड़ू, इधर आपके पास बनता है नाड़ू, इधर बनता है नाड़ू, इधर बनता है नाड़ू। तो क्या आप यही देख के मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि कितने नाड़ू कितने फाड़ू? एक साइकिल में आपके पास 1 2 3 नाड़ू और 1 फाड़ू। समझ गए मेरी बात? पक्का क्लियर? ओके। अब डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, ये वाला एक डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ये डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो एक साइकिल में जब मैं सी डी रोडो टी ओहो लिखता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल अपने पास यहाँ पे अच्छे से बिना टेंशन के हो गया। इतना आप समझ सकते हो? पी फॉर फॉस्फोराइलेशन था, आप जीटीपी कहो या फिर एटीपी कहो। तो कितना एक साइकिल में कितनी बार एटीपी बना? 1 एटीपी बना, 3 नाड़ू बना, 1 फाड़ू बना और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। एच से वाटर का आप, ये कंडेंसेशन से वाटर का, अगर आप आर से रिहाइड्रेशन से वाटर का देखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपने को कोई खास वाटर की कैलकुलेशन कभी नहीं करनी होती। हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जीटीपी की करनी होती है, नाड़ू की कैलकुलेशन करनी होती है और इधर फाड़ू की कैलकुलेशन करनी होती है। बेटा ये तरीका है क्रेब्स साइकिल को अप्रोच करने का। पहली शॉर्टकट मैं आपको बता चुका।
दूसरा शॉर्टकट मैं जस्ट स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और ये शॉर्टकट एक सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस को किया था ना, गुड गर्लफ्रेंड फाउंड, डैड गॉन, बाइट, पर्पल पेपर, पोस्ट कार्ड एंड पाई, हमने याद किया था। उसी तरीके से पूरे क्रेब्स साइकिल के अंदर ये जितने भी स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमाल की बात देख रहे हो, ग्लाइकोलिसिस में भी 10 थे, यहाँ पे भी 10, कभी टेंशन नहीं, गिनती कॉमन है तो अपने को याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर याद कैसे करते हैं, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। आज का होमवर्क बेटा मैं इतना दूंगा कि आपको ये बता दिया और इसके एसोसिएटेड ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये एसोसिएटेड मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को मैं इसके बाद फिनिश ऑफ करता हूँ, सिट्रिक एसिड साइकिल को नेक्स्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करूँगा। इतना पोर्शन आप अपने पास इस पूरे लेक्चर का याद करके आएंगे और इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर आगे शुरू करूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वंस यू आर डन विद दिस लेक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, चाहे आप आधे घंटे का गैप लेके इन चीज़ों को रखो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इतना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खूब मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।